हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग का जो क्लास 12th का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है ठोस अवस्था, और इस लेसन का सेकंड टॉपिक आज हम लोग डील करने वाले हैं और वो है आपका क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ओके, तो आज इस क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को हम लोग कंप्लीट फॉर्म में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रकार है ये किस आधार पर बांटा गया है, किस आधार पे बनाया गया है। तो क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया है, उसके पीछे का आधार जो है वो है अवयवी कण और उनके बीच उपस्थित जो अंतराण्विक आकर्षण बल है। ओके, अवयवी कण और उनके बीच उपस्थित जो अंतराण्विक आकर्षण बल है उसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ओके, मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो देखिए, पहला आणविक ठोस। ओके, पहला हो गया आणविक ठोस, दूसरा हो गया आपका धात्विक ठोस, तीसरा आयनिक ठोस और चौथा आपका सहसंयोजक ठोस। तो ये 4 प्रकार के ठोस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है जो कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार है, और इनके गुण, इनके उदाहरण और इनमें होने वाली सभी प्रक्रियाओं, इनमें उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल, इनके अवयवी कण, इन सब की चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो जिसका नाम है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस का, ओके, क्रिस्टलीय ठोस का जो सबसे पहला प्रकार है वह है आपका आणविक ठोस। अब आणविक ठोस होता क्या है? तो देखो, बोलने से ही पता चल रहा, आणविक मतलब अणु की बात की जा रही है। ओके, तो आणविक ठोस की बात अगर कर रहे हो, इसको इंग्लिश में हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो, यहाँ आणविक ठोस की अगर बात कर रहे हो तो ये उस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका निर्माण अणु या परमाणु के वंडरवाल आकर्षण बल से जुड़ने से होता है। ओके, आणविक ठोस आपका उस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है जिसके अवयवी कण क्या है? तो या तो अणु होंगे या फिर परमाणु होंगे, और जिनका निर्माण में अणु और परमाणु से हो रहा, और साथ साथ इन अणु और परमाणु के बीच का जो आकर्षण बल है वो कौन सा आकर्षण बल होगा? तो वंडरवाल अंतराण्विक आकर्षण बल। अगर हम लोग वंडरवाल आकर्षण बल की बात करते हैं तो वंडरवाल आकर्षण बल में 3 प्रकार के बल होते हैं। पहला ध्रुवीय आकर्षण बल, दूसरा ध्रुवीय प्रेरित ध्रुवीय आकर्षण बल, और आपका तीसरा होता है लंदन बल, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग प्रकीर्णन बल भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के बल हैं। तो उन्हीं बल के आधार पे आणविक ठोस को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। ओके, तो वह क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण अणु और परमाणु के एक साथ किस बल से होने से? तो वंडरवाल आकर्षण बल के होने से होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आणविक ठोस बोलते हैं। अब आणविक ठोस में आपका 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी किस आधार पर बनाया गया है? तो 3 तरह के जो आकर्षण बल हैं उसके आधार पर बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस। ओके, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का परिभाषा क्या होगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन अभी आपको ध्रुवीय आणविक ठोस की बात हम पहले आपको बता दें। तो ये उस तरह का आणविक ठोस है जिसमें अणु जो होंगे वो ध्रुवीय होने चाहिए, यानी जिनके बीच में ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध हो, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। ओके, तो ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण कौन कौन सा होगा और इसको हम लोग कैसे समझेंगे और कैसे पहचानेंगे? तो जैसे देखो, यहाँ पर कौन है अपना HCl। तो HCl का अगर देखो यहाँ पर आपको समझा रहे, HCl की अगर बात करते हो तो HCl। अब हाइड्रोजन क्या है? विद्युत धनात्मक। क्लोरीन क्या है आपका? विद्युत ऋणात्मक। तो जब ये विद्युत ऋणात्मक और ये विद्युत धनात्मक है
तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर पैदा होगा, जिससे यहाँ पर आपका क्या होगा कि एक छोटा सा आपका माइनस, जिसको हम लोग सिग्मा माइनस और इसको सिग्मा प्लस कहते हैं। ठीक है, तो दो आंशिक यहाँ पर आवेश उभर कर आएंगे, निकलेंगे। क्लोरीन पर सिग्मा माइनस और हाइड्रोजन पर सिग्मा प्लस, और इस तरीके से ये अणु होंगे। तो जब दूसरा अणु आएगा HCl का, उस पर भी कुछ इसी प्रकार का आवेश होगा, क्लोरीन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस। तो ये इसका माइनस इस अणु का, ओके, इस अणु का माइनस और इस अणु का प्लस, ये दोनों आपस में आकर्षित हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय आकर्षण बल। ओके, यहाँ पर ध्रुवीय आकर्षण बल हो गया, ध्रुवीय आकर्षण बल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया आणविक ठोस। ओके, आणविक ठोस का निर्माण इस प्रकार से होता है। और फिर है अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस वो ठोस होता है जिसमें लंदन बल काम कर रहा होता है, या फिर जिनमें आपका प्रकीर्णन बल काम करता है, और जिनके जो अवयव होंगे, अवयवी कण होंगे, वो अवयवी कण कौन से होंगे, तो अध्रुवीय अणु जो होंगे वो इसके अवयवी कण होंगे। जैसे क्लोरीन, तो Cl2, अगर Cl2 की बात करते हो तो क्लोरीन दोनों में के बीच क्या है, सहसंयोजक आबंध है। सहसंयोजक आबंध के होने की वजह से, सहसंयोजक आबंध क्या, कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा करके आबंध हुआ है बाबू। ओके, तो जब साझा करके हुआ है यहाँ पर आबंध, तो समझना कि न इस पर कोई आवेश होगा, न इस पर कोई आवेश आएगा। फिर दूसरा जो यहाँ पर होगा क्लोरीन, तो यहाँ भी कोई आकर्षण नहीं रहा होगा, लेकिन इनके बीच एक आबंध बनेगा, एक कमजोर आबंध बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे, लगातार गति में होंगे, और गति में होने की वजह से इन पर जो है एक थोड़े से छोटे से पल के लिए इन पर आवेश पैदा हो जाता है, जिसको सिग्मा माइनस और सिग्मा प्लस लिख सकते हो। फिर सिग्मा माइनस और ये सिग्मा प्लस, तो ये दोनों आकर्षित हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही छोटे से पल के लिए होता है, समझना, ये जो काम होता है बहुत ही छोटे से पल के लिए होता है। तो इसकी वजह से ये दोनों आकर्षित होते हैं, लेकिन आकर्षित जिस रफ्तार से होते हैं उसी रफ्तार से हट भी जाते हैं। तो इनका नजदीक आना फिर हट जाना, नजदीक आना हट जाना, ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, चलते रहता है। क्योंकि इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कैसा है, कमजोर है। ओके, जबकि यहाँ के आकर्षण बल की अगर आप बात करते हो तो क्या है, मजबूत वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो माइनस और प्लस के बीच का आबंध है। ओके ना, आंशिक रूप से माइनस और आंशिक रूप से जो प्लस है उनके बीच का यहाँ पर बल है। तो हम लोग बोलते हैं कि प्लस माइनस के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। तो इसके अपेक्षा में ये वाला बल क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा, मजबूत। ओके, तो ये हो गया आपका ध्रुवीय और अध्रुवीय का उदाहरण, और साथ साथ मतलब परिभाषा के अंतर्गत भी समझ के, लेकिन हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या है परिभाषा मूल रूप से। तो अध्रुवीय का उदाहरण क्या क्या होगा, Cl2, H2, F2, और भी बहुत सारे होंगे, जितने भी अध्रुवीय आप ले लो, आर्गन हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। फिर अगला है हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस। तो हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस की बात करते हो तो ये उस तरह का आणविक ठोस है जो कि आपका, जिसके अंदर में हाइड्रोजन आबंध होता है। और हाइड्रोजन आबंध यहाँ पर मूल रूप से जो हम लोग जानते हैं, इन तीनों के लिए जानते हैं, NH3, H2O और HF। तो HF फिर दूसरा HF, यहाँ पर सिग्मा माइनस और यहाँ पर, सॉरी एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पर सिग्मा माइनस और यहाँ पर सिग्मा प्लस, यहाँ पर सिग्मा प्लस और यहाँ पर सिग्मा माइनस। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इस तरीके से यहाँ पर ये आकर्षित हो जाएंगे, और आकर्षित होकर दोनों के बीच में आबंध बन जाएगा, एक अच्छा वाला आबंध यहाँ पर बनेगा। ओके, दोनों के बीच में अच्छा वाला आबंध बन जाएगा। तो इसको आप बोलेंगे क्या, कि अब चूंकि यहाँ पर आबंध तो बन रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। लेकिन अब अगर इसका तुलना आप इसके वाले से करोगे तो देखो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है तत्व। हम लोग ये बात जानते हैं कि फ्लोरीन जो होता है वो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो अगर यहाँ पर बात कर रहे हो आप, तो
सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इसका माइनस ज्यादा रहेगा, माइनस का जो मान रहेगा वो ज्यादा रहेगा, और ये प्लस बिल्कुल कम है। इसके अपेक्षा में तो दोनों के बीच का जो आकर्षण होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा, प्रबल होगा। ओके, तो इस वजह से आपका ये ज्यादा मजबूत हो गया। क्लियर? तो इन सब फैक्टर को अभी हम समझाएंगे जब गुण लिखेंगे हम लोग। तो चलो यहाँ पर अगर मूल रूप से बोला जाए कि हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस कौन कौन सा होगा, तो NH3, H2O और HF। अब अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि क्या साधारण ताप पर या फिर कमरे के ताप पर क्या ये ठोस जो हम यहाँ पर ये सभी ठोस लिखे हैं, क्या ये ठोस अवस्था में होंगे, तो अपना आंसर होगा नहीं। ये कमरे के ताप पर हमेशा किस अवस्था में होते हैं, तो गैसीय अवस्था में होते हैं, या फिर हो सकता है कि ये किस में होंगे, किस स्थिति में, तो द्रव अवस्था में पाए जा सकते हैं। ये कमरे के ताप पर कभी भी ठोस अवस्था में नहीं होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका आणविक ठोस का 3 प्रकार। अब तीनों की परिभाषा और तीनों के गुण की बात कर लेते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग उस पर आते हैं। चलिए तो देखिए, यहां हम लोग परिभाषा देख लें, जो आपको हम बताए उसका परिभाषा देख लेते हैं और फिर से एक बार अच्छे तरीके से इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करते हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। ओके, वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे, ठीक है, होते हैं, तथा इनके बीच ध्रुवीय आकर्षण बल होता है। ठीक है, इनके बीच में द्विध्रुव, इसको द्विध्रुव कर दो, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। क्लियर? द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ध्रुवीय अणु कौन होते हैं, तो उस तरह के अणु जिनमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं, उन परमाणुओं का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है उसके बीच में अंतर होता है, तो वो ध्रुवीय नॉर्मली हो जाएंगे। जैसे HCl की बात करो, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन एक विद्युत धनात्मक तत्व है जबकि क्लोरीन आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर आ गया, तो यहाँ पर जो बल वर्क करेगा दो हाइड्रोजन HCl के बीच में, वो कौन सा बल काम करेगा, द्विध्रुव आकर्षण बल काम करेगा। ओके, द्विध्रुव आकर्षण बल यहाँ पर काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर बात करें कि ध्रुवीय आणविक ठोस के गुण, ध्रुवीय आणविक ठोस के गुण क्या क्या होते हैं, इस पर अब हम लोग बात कर लें। तो सबसे पहली बात कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होंगे, ओके, ध्रुवीय आणविक ठोस होंगे, इनका जो ये कमरे के ताप पर होते हैं, या तो ये गैसीय अवस्था में होंगे या फिर ये द्रव अवस्था में होंगे। क्लियर है? या तो ये गैसीय अवस्था में होंगे या फिर ये द्रव अवस्था में होंगे। फिर दूसरी अगर यहाँ पर इसके गुण की बात करें तो इनका क्वथनांक एवं गलनांक, इनका क्वथनांक एवं गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है। अब ऐसा क्यों है, उसके पीछे का कारण, तो कारण ये है बच्चा कि ये जो आपका ध्रुवीय ठोस है, तो ध्रुवीय में कैसा लग रहा, तो ध्रुवीय द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी आंशिक प्लस और आंशिक माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा, आकर्षण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच का बल जो होगा वो मजबूत होगा। जबकि अगर अध्रुवीय की बात करते तो वहां पर लंदन बल काम करता है, और लंदन बल एक कमजोर बल होता है। ओके, कमजोर आकर्षण बल होता है। तो इस वजह से वहां पर क्या होगा कि अध्रुवीय आणविक ठोस जो होगा वहां पर आपका ये जो का क्वथनांक होगा और गलनांक होगा वो कम होगा, क्योंकि उनके बीच का आकर्षण बल कम होगा। ओके, तो ये हो गया। फिर बात करें कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये जो आपका है ये विद्युत का कुचालक होगा, तीसरा गुण ये हो गया। फिर आगे बात करें हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस की, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, तो इसकी अगर बात कर रहे हो तो वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण
अध्रुवीय अणु होते हैं। ओके, वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कण क्या होंगे, अध्रुवीय ठोस होंगे। क्लियर है, अध्रुवीय अणु होंगे तथा इनके बीच लंदन बल या प्रकीर्णन बल काम कर रहा होता है। ये लंदन बल और प्रकीर्णन बल जिसकी बात कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही कमजोर प्रकार का बल होता है, बहुत ही वीक बल होता है। ओके, कमजोर आकर्षण बल होता है। तो यहां पर आपका किसका है, H2, Cl2, Br2, है ना, F2, और उसके बाद O2, N2, ये सारा क्या होगा, ये सब एग्जाम्पल आपका अध्रुवीय आणविक ठोस का हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके गुण की बात कर लें, तो इसका गुण हम यहीं पर कर देते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, यहीं पर इसका कर देते हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस के गुण यहीं पर हम कर लेते हैं। चलो इसको थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस के गुण, इसकी बात कर लो। तो देखो, ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में होंगे, पहला सिमिलर गुण रहेगा। दूसरा, इनका क्वथनांक एवं गलनांक ध्रुवीय आणविक ठोस से कम होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस से क्या होगा, कम होता है। और तीसरा कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा यही गुण रहेगा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का दो टाइप आणविक ठोस का। और तीसरा है हाइड्रोजन आबंध। ओके, हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस। तो अगर उसकी बात करते हो तो वो भी आपका अलग नहीं होता है, वो आपका ध्रुवीय आणविक ठोस का ही एक अलग रूप है। ओके, वो कोई अलग रूप नहीं है, वो आपका इसी का रूप है। तो चलिए उसका भी परिभाषा और गुण हम लोग देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, लिखते हैं हम लोग C, हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस, इसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो आइए इसका परिभाषा हम लोग लिखें यहां पर। तो लिखेंगे कि वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच हाइड्रोजन आबंध होता है। और ये कोई अलग प्रकार का नहीं है, इसके जो अवयवी कण होंगे वो भी क्या होगा, आपका सिमिलर होगा। अवयवी कण जो होगा इसका भी आपका क्या होगा, तो वही होगा ध्रुवीय अणु। ओके, अब इसका हम पूर्ण रूप से परिभाषा लिख लेते हैं, तब हम लोग आते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस जो है उसका परिभाषा हम लिख दिए कि वह आणविक ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच हाइड्रोजन आबंध होता है। ओके, जिनके अवयवी कणों के बीच में कैसा आबंध होगा, तो हाइड्रोजन आबंध होगा। ओके, और ये H2O HF NH3 यानी उन्हीं अणुओं के बीच में ये आबंध पाया जाता है जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बना होता है। ओके, सॉरी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन तीनों का जो बना होता है उसी के बीच में ये अधिकतर आपका आबंध पाया जाता है, क्योंकि ये तीनों जो तत्व हैं ये बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक हैं, तो इन्हीं के बीच में ये पाया जाता है। इसके उदाहरण की बात हम लोग कर लिए। अब चूंकि ये जो है विद्युत ऋणात्मकता का अंतर इनमें बहुत अधिक होता है, इसकी वजह से क्या है कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होने की वजह से इनके बीच का आकर्षण जो होता है बहुत ही अधिक होता है। यानी एक अणु दूसरे अणु से बहुत ही प्रबल बल से, प्रबल मजबूती के साथ बंधे होते हैं।
और यही रीजन है कि इनका क्वथनांक एवं गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। ओके, और ये भी जो होते हैं कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, साथ साथ ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हो गई इतनी बात। अब हम लोग आते हैं अगले प्रकार पर, जिसका नाम है आयनिक ठोस। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि आपका आयनिक ठोस की बात करनी है, तो इसकी बात कर लेते हैं कि आयनिक ठोस आपका क्या है। चलो देखो समझते हैं। आयनिक ठोस की अगर आप बात कर रहे हो तो देखो, वह ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं। ओके, उस तरह का ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं, हमेशा ध्यान में रखना क्या होंगे, आयन। कौन कौन से आयन, तो धनायन और ऋणायन। ओके, जैसे Na+ और Cl-, ये दोनों आपस में जोड़ेंगे और तैयार करेंगे। तो अगर हम लोग आयनिक ठोस को अगर यहां पर हम बना दें तो इस तरीके से देखो, Na+ Cl-, फिर इस तरफ Cl-, फिर इस तरफ Na+, इस तरीके से आयनिक ठोस का निर्माण होता है। एक धनायन तो एक ऋणायन, क्लियर, एक कीटायन तो एक एनायन। ओके, तो इस तरीके से आयनिक ठोस का निर्माण होता है। और आयन के बीच में कौन सा आकर्षण बल काम करता है, तो उसको हम लोग कूलॉम्बिक बल कहते हैं या फिर विद्युत बल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कहते हैं। ओके, कि अगर किसी दो विपरीत आयनों के बीच में, दो विपरीत आवेश के बीच में जो बल कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत बल कहते हैं। ओके, धनावेश और ऋणावेश। ओके, तो इसको हम लोग विद्युत बल कहते हैं। तो यहां पर कौन सा बल काम करेगा, विद्युत बल। और विद्युत बल जो होता है ये सबसे प्रबल, सबसे मजबूत आकर्षण बल होता है। सबसे प्रबल, सबसे मजबूत आकर्षण बल ये आपका होता है। ओके, तो अब यहां पर अगर आप बात करते हो तो इसके गुण की हम लोग बात कर लें। उदाहरण हम यहां लिख दिए। ओके, यहां पर उदाहरण लिख दिया गया है। अब इसके गुण की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला गुण कि यह कठोर होता है। आयनिक ठोस क्या होगा, तो कठोर होगा। कठोर क्यों होगा, कठोर क्यों होगा, प्रश्न आता है कि कठोर क्यों है, आयनिक ठोस कठोर क्यों है, तो बोलेंगे। तो अब देखिए यहां पर दूसरा है कि यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। तो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है तो आखिर क्यों है, कैसे। ओके, तो जब इसकी अगर आप बात कर रहे हो कि कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है, ओके, तो देखो क्या कहानी है कि इनके बीच का आकर्षण बल कौन सा है, विद्युत बल। तो विद्युत बल जब है तो ये बहुत ही प्रबल बल होता है, बहुत ही मजबूत बल होता है। इसी की वजह से क्या है आपका कि ये जो होंगे ये ठोस अवस्था में होंगे। क्लियर है। फिर अगला, इनका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। फिर से वही रीजन देंगे, फिर से वही कारण होगा कि क्वथनांक एवं गलनांक इस वजह से उच्च होता है क्योंकि यहाँ पर आयनों के बीच में आकर्षण जो होता है उसके लिए जो जिम्मेवार बल है वो कौन सा है, तो विद्युत बल है। और ये बहुत ही प्रबल बल है जिसकी वजह से जो अवयवी कण होते हैं आयनिक ठोस के, वो एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं। इसी कारण इनका जो क्वथनांक है और जो गलनांक है वो ऊंच होता है। फिर अगला आता है क्वेश्चन, और अगला प्रॉपर्टी के साथ क्वेश्चन आएगा कि वो यह ठोस अवस्था में कुचालक होता है परंतु द्रव या जलीय अवस्था में सुचालक होता है। ठोस अवस्था में कुचालक होगा। तो देखो सबसे पहले हम आपको बता दें कि चालकता के लिए दो कारण होते हैं। पहला कारण कि या तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का बहाव हो, तब वहां पर आपका क्या होगा कि चालकता संभव है। और दूसरा कि जब वहां पर आयनों का बहाव हो या फिर आयन का वहां पर गति कर रहे हो। तो दो कारणों से कहीं पर भी चालकता यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है।
लेकिन जब यहाँ हम लोग बात करें तो यहाँ पर आयन है अवयवी कण, तो यहाँ जो हो सकता है वो किस वजह से हो सकता है, तो आयनों के प्रवाह की वजह से, आयनों के गति की वजह से। तो जब आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो यहाँ ठोस अवस्था में कुचालक है। तो ठोस अवस्था में कुचालक होने का ये कारण है बच्चा कि जो आपका NaCl है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से बंधे हुए हैं। ये जो NaCl है एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती से बंधे हुए हैं। तो यहां पर एक आयन और दूसरा आयन, ये जो आयन है गति नहीं कर सकते हैं। ओके, ये गति नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों आयन एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे हैं। तो यहां स्वतंत्र नहीं है आयन, और जब आयन स्वतंत्र नहीं है तो गति नहीं कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, कुचालक होंगे, यानी यहां पर आयन का प्रवाह संभव नहीं है। ओके, फिर वहीं अगर आप बात करते हैं द्रव अवस्था या जलीय अवस्था में, तो जब आप NaCl को जल में डालते हैं, जब आप NaCl को जल में डालोगे तब ये NaCl जो होता है ये टूट जाता है अपने आयनों में। तो Na+ और Cl-। अब ये आयन में टूट गया तो आयन क्या हो गए, अब आजाद हो गए। आयन एक दूसरे के साथ अब बंधे हुए नहीं है, आयन आजाद हो गए एक दूसरे से। अब आजाद होने की वजह से ये आसानी से गति कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। और जब गति करेगा तो साधारण सी बात है कि इनमें चालकता होगी और ये सुचालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे। ओके, तो आपका जो रिप्लाई होगा यहाँ पर कि आपसे क्वेश्चन ये रहे कि आयनिक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में कुचालक होता है जबकि द्रव और जलीय अवस्था में सुचालक होता है, क्यों? तो आपको यहाँ पर जो कारण देना है वो कारण ये है कि ठोस अवस्था में जो इसके आयन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिस कारण से आयन भ्रमण करने के लिए, गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इस वजह से ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। परंतु जब ये द्रव अवस्था या जलीय अवस्था में आते हैं तब क्या होता है कि इनमें इनका जो आयन होता है, इनमें जो आयन उपस्थित होते हैं, आयन टूट जाते हैं और टूट के आयन स्वतंत्र हो जाते हैं भ्रमण करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और जब ये भ्रमण करेंगे तो यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाएगा और इसी वजह से ये सुचालक हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पर कारण बना। अब हम लोग आगे की कहानी की तरफ बढ़े, तो आगे की अब कहानी क्या है भाई, तो अब हम लोग तीसरे प्रकार की बात करेंगे। तीसरा कौन सा, तो धातुई ठोस या फिर उसको धात्विक ठोस भी कह सकते हो। तो चलो उसमें आते हैं, उसका परिभाषा लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग धातुई ठोस की बात करें। धातुई ठोस जिसको इंग्लिश में हम लोग मेटालिक सॉलिड कहते हैं। ओके, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखो, वह ठोस, वह ठोस जिसके अवयवी कण धातु होते हैं तथा ये धातुई आबंध से जुड़े होते हैं। ओके, ये उस प्रकार का ठोस है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि धातुई ठोस क्या है। तो उस प्रकार का ठोस जिसके अवयवी कण जो है यानी जिनसे इनका निर्माण हुआ है वो कौन है, तो वो धातु है। ओके, धातु के परमाणु, क्लियर है, उनसे इसका निर्माण, और इनके बीच का जो आबंध होते हैं उसको हम लोग धातुई आबंध कहते हैं। और ये एक बहुत ही प्रबल आबंध होता है। ओके, ये एक बहुत ही प्रबल आबंध होता है। और इसका जो निर्माण है यानी धातुई ठोस का जो निर्माण है, उस निर्माण करने की विधि है कि इनका निर्माण इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, मतलब कहा जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को एक जगह लिया जाए, कुछ इस तरीके से मान लो यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को लिया जाए और इसके बीच में आपको क्या करना है कि धातु को डालना है।
धातु के परमाणुओं को आप इस तरीके से यहां पर रखोगे। ओके, इस तरीके से धातु के परमाणु को यहां पर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पर आपको धातु के परमाणुओं को रखने से जिस ठोस का निर्माण होगा वो आपका धातुई ठोस होगा। ओके, अब ये इसमें क्यों रखा जा रहा, ताकि इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या हो सके, आबंधित हो सके। ओके, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो सके, ये आबंधित हो सके। क्लियर है? तो जितने भी धातु के परमाणु होंगे उन सभी को इलेक्ट्रॉन के समुद्र, या कह सकते हो कि बहुत से इलेक्ट्रॉन के बीच में रखा जाता है, जिससे आपका धातुई ठोस का निर्माण होता है। अब धातुई ठोस के निम्न गुण हैं, तो क्या क्या गुण है? तो पहला गुण अगर देखो तो ये कठोर एवं मुलायम होते हैं। कुछ ठोस हैं जो बहुत कठोर होते हैं, कुछ होते हैं मुलायम, तो इस वजह से कठोर एवं मुलायम हम दोनों लिख दिए। तो जैसे देखो सोडियम की बात करते हैं, सोडियम एक मुलायम धातु होता है। ओके, सोडियम है, पोटेशियम, ये मुलायम धातु होते हैं। जबकि वही चांदी की बात करते हैं, सोना की बात करें, कैल्शियम की बात करें, या फिर आयरन की बात करें, अल्युमिनियम की बात करें, तो ये सभी धातु कैसे होते हैं? तो ये सभी कठोर होते हैं। ओके, तो ये कठोर होने के साथ साथ कुछ धातु ऐसे हैं जो कि क्या होंगे, मुलायम भी होंगे। होगी बात? ओके, अब अगले गुण की बात कर लें तो इनका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। तो बिल्कुल होगा क्वथनांक एवं गलनांक। क्यों होगा उच्च? क्योंकि यहां पर जो है बच्चा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, जो इनके बीच का आबंध है, वो आबंध कैसा है, धातुई आबंध है, और ये आबंध बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और यही कारण है कि इनका क्वथनांक और गलनांक जो होगा वो हमेशा उच्च होगा। फिर यहाँ अगर आप बात करो कि यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, तो बिल्कुल ठोस अवस्था में होंगे। अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए, आपका अपवाद है, उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी ठोस होंगे वो सभी क्या, बाकी जितने भी धातुई ठोस होंगे वो सभी ठोस अवस्था में होंगे। किस ताप पर? तो कमरे के ताप पर। फिर ये विद्युत के सुचालक होते हैं, तो बिल्कुल सुचालक होंगे। क्यों सुचालक होंगे? क्योंकि इनका जो निर्माण हो रहा है वो बहुत से इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ धातु के परमाणुओं को रखने से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन का वहां भ्रमण होगा, इलेक्ट्रॉन वहां गति करेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा एक जगह से दूसरे जगह, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से आवेश का प्रवाह होगा, और वहां पर इसी कारण विद्युत धारा का भी प्रवाह संभव है। और इस बात से यहाँ पर फाइनल हो जाएगा कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, चाहे ये ठोस अवस्था में हो या फिर द्रव अवस्था में हो, हर अवस्था में ये क्या होंगे, तो सुचालक होंगे। क्लियर होगी बात? अब हम लोग आते हैं हम लोगों के अंतिम प्रकार पे, जिसका नाम है सहसंयोजक ठोस। अब देखिए हम लोग का ये अंतिम प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस का, जिसका नाम है सहसंयोजक ठोस। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं, या फिर नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। तो आइए इसको परिभाषित कर ले हम लोग, और साथ साथ इसके उदाहरण और गुण को भी देख लें। तो देखिए कि वह ठोस जिसके अवयवी कणों के बीच, ओके, जिसके अवयवी कणों के बीच सहसंयोजक आबंध होता है। सहसंयोजक आबंध किसको कहते हैं? तो ये उस तरह का आबंध होता है जिसमें दोनों तरफ के परमाणुओं से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साझा करके आबंध का निर्माण होता है। ओके, सहसंयोजक आबंध वह आबंध है जिसमें दोनों तरफ के परमाणुओं के बीच से क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। ओके, अब यहाँ सहसंयोजक आबंध हो गया, तो इसके उदाहरण क्या होंगे? तो ग्रेफाइट, हीरा, SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इनके बीच में कैसा आबंध होता है? तो सहसंयोजक आबंध होता है। अगर इसके अवयवी कण की बात करोगे तो इसके बीच में उसी तरह का आपका होगा, वही होगा जैसे कार्बन का जो भी होगा, ग्रेफाइट और डायमंड, ये सहसंयोजक कैटेगरी में आएगा। ये सहसंयोजक ठोस जो होता है ये बहुत बड़े संरचना का निर्माण करता है।
ये बहुत बड़े संरचना का निर्माण करता है। ओके, तो यहां पर देखो इसके गुण जो होंगे वो क्या होंगे, ये कठोर एवं मुलायम होते हैं। पहली बात कि ये कठोर एवं मुलायम होते हैं। मुलायम किस केस में, तो मुलायम सिर्फ ग्रेफाइट के केस में। मुलायम वाला जो बात आ गया वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट के केस में आएगा। बाकी सभी जो होंगे ठोस वो सभी क्या होंगे, कठोर होंगे। फिर बात करेंगे कि ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, हमेशा होते हैं। ओके, ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। इनका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी संरचना इतनी बड़ी होती है कि ये जो होते हैं मजबूत हो जाते हैं। ओके, इनकी संरचना इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतना मजबूत होता है कि इनको तोड़ना, इनको पिघलाना या फिर इनको वाष्प में बदलना ये बड़ा ही मुश्किल होता है। ओके, इनकी संरचना ऐसी, इनकी बनावट होती है। क्लियर, तो इनके बनावट की वजह से इनका क्वथनांक और द्रवनांक जो होता है वो बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। ध्यान रखिएगा, इनका क्वथनांक और द्रवनांक या फिर जिसको गलनांक कह रहे हो, ये जो है ये इनके बड़े से संरचना के कारण है। क्लियर है। अब अगला, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद में है ग्रेफाइट, विद्युत के कुचालक होते हैं ये सभी, लेकिन सिर्फ एक ग्रेफाइट है एक ऐसा सहसंयोजक ठोस जो कि आपका क्या है कि विद्युत का सुचालक होता है। अब क्यों है, क्वेश्चन आपसे बनता है कि ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन हीरा कुचालक होता है और कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम होने के साथ साथ ये विद्युत का सुचालक होता है। तो आखिर क्या कारण है इसके पीछे का, तो उस कारण को हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ग्रेफाइट की बात करो और हीरा की बात करो, तो देखो तो कार्बन है इस तरीके से। पहले हम हीरा की बात कर लें, तो हीरा का जब संरचना आप देखते हो तो एक कार्बन कितने आबंध बनाता है बताओ, 4 आबंध बनाता है। तो जब हीरा की बात करते हो तो हीरा का जो संरचना होता है उसमें हर एक कार्बन का जो 4 परमाणु होता है वो आबंधित रहता है। हर एक कार्बन का जो 4 परमाणु होता है वो किसी बगल वाले परमाणु के साथ आबंधित होता है। तो हीरा वाले स्थिति में, यानी हीरा के संरचना में किसी भी कार्बन का एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है और सभी कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से आबंधित होते हैं। और यही कारण है कि इसके अंदर में अब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का भ्रमण संभव नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का भ्रमण नहीं होगा मतलब वहां पर सिंपल सी कहानी होगी कि वो क्या होंगे, कुचालक होंगे। वो कैसे होंगे, तो कुचालक होंगे। फिर यही अगर हम लोग दूसरा बात देखें ग्रेफाइट वाले केस में, तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम के बाद, हर एक कार्बन एटम में 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आबंधित होते हैं बगल वाले कार्बन के साथ, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, आजाद होता है, स्वतंत्र होता है घूमने के लिए। ओके, वो आपका स्वतंत्र होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है मतलब सिंपल सी बात है कि वहां पर वो भ्रमण कर पाएगा, और जब भ्रमण करेगा तो उसके अंदर का जो उसके अंदर जो आपका भ्रमण होगा, तो भ्रमण की वजह से उनके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, और प्रवाह होने से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो वो सुचालक हो जाएंगे। ओके, और यही आपका ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो फ्री होने की वजह से जो संरचना होता है वो थोड़ा मुलायम पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ जो आबंध है, एक आबंध नहीं ना बन पा रहा, 3 ही आबंध बन रहा, जबकि हीरा में 4 आबंध बन रहे थे। तो वहाँ आबंध मजबूत हो जा रहा था, यहाँ पर आबंध थोड़ा सा कम मजबूत हो रहा, जिसकी वजह से इनकी संरचना क्या है, तो मुलायम है। ओके, और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इतनी बातें आज हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो होगा क्रिस्टल जालक, और साथ साथ इकाई सेल की बात करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग एकक सेल भी कहते हैं।
तो उसकी बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो उस वीडियो में मिलते हैं आपसे। और इससे पहले हम आपका एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें ठोस का प्रकार और साथ साथ ठोस के गुण की बात कर चुके हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक होगा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठोस के प्रकार एवं ठोस के गुण को लेकर। ओके, तो आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।